रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्गन स्टैनले के फोकस लिस्ट का 10 स्टॉक्स। तो 10 स्टॉक्स का सिर्फ नाम नहीं जानेंगे बल्कि टारगेट प्राइस जानेंगे, जिससे पता चलेगा कि इन स्टॉक से हम किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था मॉर्गन स्टैनले का सेंसेक्स का टारगेट क्या है ना, बियर केस में, बेस केस में और बुल केस में। तो अगर आपने वॉच नहीं किया है उस वीडियो को तो ज़रूर वॉच करें, पूरा वीडियो देखें, इन्फॉर्मेटिव है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो मार्केट के तो हालात ख़राब है ना, मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ गिरा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ज़्यादातर सेक्टर्स गिरे हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह से गिरा है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव दिख रहा है, एफएमसीजी सेक्टर फॉर अ चेंज, उनका परफॉर्मेंस आज अच्छा है। तो देखिए रीजंस क्या है, तो रीजंस कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको बताया था कि वही सेम रीजंस है, सिर्फ उसी को आपको फॉलो करना है। उसी के कारण या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और आने वाले 1-2 महीने में जो मार्केट है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा। अभी हम Q2 से बाहर आए हैं और Q2 में ज़्यादातर नंबर्स ही, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ना। मतलब कंपनी का अर्निंग्स अच्छा नहीं था, जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं था, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था, सभी कुछ नेगेटिव। तो मार्केट में अभी भी थोड़ा निगेटिविटी तो है। डर लगता है ना कि पता नहीं Q3 का रिजल्ट कैसा आएगा ना। कंपनी का रिजल्ट सब आना शुरू हो रहा है, लेट्स सी। आईटी का तो मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वो देखना होगा कैसा आता है। उसका जीडीपी का नंबर ना, मतलब जो एस्टिमेट आया है 6.4% फाइनेंशियल ईयर का, मतलब आरबीआई के टारगेट से भी कम है, तो वहाँ भी एक निगेटिविटी है। तो लेट्स सी अर्निंग ग्रोथ कैसा आता है। अगर वहाँ थोड़ा पॉजिटिविटी आप देखेंगे ना, तो मार्केट में आप देखेंगे कि थोड़ा परफॉर्मेंस आएगा। और यहाँ पे देखिए जो मेजर अभी प्रॉब्लम चल रहा है यूएस के एंड से आ रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को ना कि यूएस का अगर आप बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो 4.6 से ऊपर जा चुका है, बहुत बड़ा नेगेटिव है। और साथ ही डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है। जब उसका बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा ही, ठीक है। डॉलर वीक तभी होगा जब उसका जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट वो नीचे आने लगेगा। और जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको यूएस में मिल रहा है, उसका करेंसी इतना स्ट्रांग है, तो नेचुरली बहुत सारे जो एफआईआईज हैं पैसा निकालेंगे इमर्जिंग मार्केट से और यूएस में वापस ले जाएंगे। वही हो भी रहा है, इसलिए इंडियन मार्केट पे भी प्रेशर है और दूसरे मार्केट्स पे भी प्रेशर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट पे प्रेशर है। और ये फिलहाल ये चलेगा कुछ दिनों तक, ठीक है। ये मार्केट वोलाटाइल रहेगा, ये मान कर चले। और सबसे बड़ा इशू तो ट्रंप का है। देखिए वो 20 को आ रहे हैं ना, 21 से काम धंधा उनका स्टार्ट होगा। और बहुत कुछ उन्होंने बोला है, बट हाँ जो कि बोला है, पॉलिटिशियन है आफ्टर ऑल ना, तो मोस्टली ऐसा तो होगा नहीं। मतलब जो टैरिफ बोल रहे थे उतना ज़्यादा तो लगता नहीं कि होगा, लेकिन हाँ टैरिफ आएगा तो ज़रूर आएगा। टैक्स कट्स बोला है उन्होंने, तो ज़रूर थोड़ा बहुत टैक्स कट करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो काम ज़रूर होगा। और इसीलिए यूएस में एक पॉजिटिविटी भी है कि भाई ये सब होगा तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नेगेटिविटी ये है कि भाई कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट कम होगा। तो देखिए ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और बजट आने वाला इंडिया में, लेट्स सी, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। क्योंकि देखिए इस बार Q2 में जो भी बुरा हुआ और साथ ही अभी भी जीडीपी का जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर है वो भी कोई अच्छा तो दिख नहीं रहा। एस्टिमेट 6.4% बोला जा रहा है, तो 6.5% के आसपास लेके चले तो पहले के मुकाबले तो कमा है। तो ऑफकोर्स आरबीआई पे भी प्रेशर है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है कि कुछ किया जाए। आरबीआई क्या कर सकता है कि जब इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, कंट्रोल में आएगा, तो जल्दी जल्दी रेट कट करेगा, ज़्यादा रेट कट करेगा, जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट को भी फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि जैसे मिडिल क्लास ना थोड़ा टैक्स में बेनिफिट्स दे दे, थोड़ा स्टिमुलस दे दे, तो उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो देखते हैं, बजट देखिए इस बार का इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखते हैं सरकार इस बार क्या करता है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर ट्रंप ना एक बार वो आ जाएं, थोड़ा सेटल कर जाएं, जो भी अनाउंसमेंट करना है वो कर दें तो उसके बाद भी मार्केट में थोड़ा सेटलमेंट आएगा। तो लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इतना सारा चीज़ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, और मार्केट थोड़ा नर्वस है। मतलब मार्केट इसलिए नर्वस है क्योंकि इन्वेस्टर्स नर्वस हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा क्लैरिटी मिलने लगेगा ना, तो आप देखिएगा मार्केट में फिर से थोड़ा चहल पहल वापस आएगा। और एनी हाउ ये पूरा साल देखिए, पहले रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है ना, कोविड के बाद से लगातार बहुत ज़्यादा रिटर्न। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करके चले। थोड़ा कम रिटर्न भी आता है तो अच्छा है, कहीं कोई बुरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर चुके हैं और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर 1-2 साल रिटर्न थोड़ा कम भी आता है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गया, ठीक है। आने वाले समय में मार्केट एवरेज आउट करता है, हमेशा ध्यान में रखें। आने वाले समय में फिर से अगर मान लीजिए थोड़ा कम रिटर्न आता है, 1-2 साल के बाद ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, एवरेज आउट होकर आपका ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा।
जैसे किसी भी कंट्री का जो नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ है ना, उस तरह का रिटर्न आपको आएगा, या फिर कंपनीज़ का जैसा अर्निंग है, प्रॉफिट ग्रोथ है, उस तरह का रिटर्न आएगा। 12 to 14% रफली लॉन्ग टर्म में, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, उस तरह का रिटर्न अगर आता है लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न माना जाएगा, और उतना आना चाहिए। इंडिया अभी भी देखिए, ये जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आएगा। ऑफ कोर्स कुछ जादू नहीं होने जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से सब कुछ ऊपर चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। खासकर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिल्कुल थोड़ा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है। वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो देखिए बहुत अच्छी बात है ना। अब कोई 1-2 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1-2 घंटे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1-2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए कितना बड़ा हेडेक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है अभी ना। कभी बहुत तेज़ी से ऊपर चला जा रहा है, कभी नीचे चला जा रहा है, और एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट। तो ऑफकोर्स उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेडेक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं ना, फ़ायदे हैं। मतलब आराम से मैंने इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ हमें अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, बेसिस ऑफ रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन, और पड़े रहना है, ठीक है। वहाँ पे वो एवरेज आउट, मार्केट कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ पैनिक करने का तो कोई बात ही नहीं। अगर किसी ने 5-10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो अभी 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न आ गया, 1 दिन में नेगेटिव रिटर्न आ गया, मतलब इस तरह का तो डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तब तो फिर आपके लक के ऊपर है ना। अगर रिटर्न नहीं आ रहा है मतलब आपका लक खराब है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो वहाँ पे फिर बिल्कुल उम्मीद आप कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एवरेज होकर रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाएंगे। नाउ जान लेते हैं मॉर्गन स्टैनले का क्या बोल रहा है इंडियन मार्केट्स के बारे में। इंडियन सेक्टर्स किन सेक्टर्स पे ओवरवेट हैं, किन सेक्टर्स पे अंडरवेट हैं, किन स्टॉक्स को लेकर वो ओवरवेट हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ भी स्टॉक्स का नाम है, टारगेट बताया जा रहा है, मॉर्गन स्टैनले का है, ठीक है, मेरा या फिर फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी का नहीं है। साथ ही अगर कोई कुछ बोल रहा है, टारगेट दे रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो हो ही जाएगा। हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। सुन लें, खुद का रिसर्च करें, अगर कोई पसंद आए तो बिल्कुल आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरों के बोलने के आधार पर नहीं, इसने ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वो ओवरवेट है किन किन सेक्टर्स पे। ओवरवेट मीन्स पॉजिटिव, उन्हें लगता है कि यहाँ से रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं। तो फाइनेंशियल को लेकर पॉजिटिव हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और टेक स्टॉक्स। तो यहाँ पे इन्हें लगता है कि अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं इन सेक्टर्स में। अंडरवेट मीन्स जहाँ लगता है कि शायद परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा ना हो, तो है कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज़ और मटेरियल्स। यहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं आएगा। नाउ स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं, किन 10 स्टॉक्स के बारे में उन्हें लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। तो हम देखिए फर्स्ट स्टॉक है ब्रेन बी सॉल्यूशंस। ब्रेन बी सॉल्यूशन मीन्स फर्स्ट क्राई, स्टार्टअप है, बच्चों का वहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं, और यहाँ पे वो ओवरवेट हैं। उनका प्राइस टारगेट है 818, ठीक है। और रिटर्न पोटेंशियल उनका बोलना है, पोटेंशियल अपसाइड अबाउट 29% के आसपास का रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कराई तो देखिए स्टार्टअप है ना, अभी उसका फंडामेंटल चेक करने जाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। सेल्स ऑफकोर्स थोड़ा दिखेगा और बाकी कुछ खास दिखेगा नहीं। रीसेंट टाइम से थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो जैसे जोमेटो ही देखिए बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ अभी भी देखिएगा तो ऐसा तो नहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव कैश फ्लो, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। लेकिन हाँ स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। तो ये भी स्टार्टअप की कंपनी है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उन्हें लगता है कि आने वाले समय में इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सेकंड स्टॉक है मारुति सुजुकी। ये तो वेल नोन कंपनी है, सबको पता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे उनका टारगेट है 14,124 का, और अबाउट 19% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक से आने वाले समय में। थर्ड स्टॉक है ट्रेंट, टाटा की कंपनी है, अपैरल कंपनी है, और बहुत ज़्यादा रिटर्न ना, मतलब 2024 में भी 100% प्लस का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे अबाउट 11% का अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और प्राइस टारगेट है उनका 8,032 रुपीज़ का। नंबर 4 स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आपको पता है ना, पिछले कुछ सालों से बिल्कुल ही रिटर्न नहीं आया है, तो एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज तो अट्रैक्टिव है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आया ही नहीं कुछ रिटर्न। और रिलायंस जियो का लिस्टिंग का बात चल रहा है, तो उसके कारण स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिविटी रिसेंट टाइम्स में थोड़ा देखने को मिला है।
और उसका फंडामेंटल तो ऑलरेडी मैंने एक एनालिसिस किया था पिछले कुछ मतलब 3-4 वीडियो पहले, शायद मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया था रिलायंस का। तो फंडामेंटल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट फंडामेंटल है, बट हाँ वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। और फिर प्लस जियो का लिस्टिंग होने वाला, तो उसके कारण थोड़ा पॉजिटिविटी आ रहा है स्टॉक पे। तो यहाँ पे टारगेट दिया है 1662 का, और अबाउट 30% के आसपास का उन्हें लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ आ सकता है, दैट इज़ स्टॉक प्राइस में इतना बढ़ोतरी हो सकता है। और फिफ्थ है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक तो देखिए मतलब पिछले कुछ सालों से तो बैंकिंग में तो नंबर 1 चल रहा है ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। पहले जो एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस हुआ करता था, अब आईसीआईसीआई बैंक उस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे उनका टारगेट है 1650 का, और अपसाइड पोटेंशियल है 30% का आईसीआईसीआई बैंक में। नंबर 6 है एसबीआई लाइफ। यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट उनका है, सबसे ज़्यादा बुलिश अगर देखा जाए इन 10 स्टॉक्स में तो यहीं पे है वो। यहाँ पे उन्हें लगता है प्राइस टारगेट ना 2240 तक जा सकता है प्राइस, और अपसाइड पोटेंशियल उन्हें लगता है 52% का एसबीआई लाइफ से, ह्यूज। नंबर 7 पे है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पीएसयू डिफेंस कंपनी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन हाँ रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी आया। तो यहाँ पे उन्हें लगता है कि प्राइस टारगेट 5292 तक जा सकता है, और पोटेंशियल रिटर्न अबाउट 27% के आसपास मिल सकता है। नंबर 8 एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट। यहाँ पे टारगेट उन्होंने दिया है 3875 का, और पोटेंशियल 5% ही उन्होंने बोला है कि 5% ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। नंबर 9 स्टॉक है इन्फोसिस। यहाँ पे टारगेट उन्होंने दिया है 2150 का, और पोटेंशियल अपसाइड अबाउट 10% का अपसाइड वो यहाँ पे देख रहे हैं। नंबर 10 अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ का टारगेट है 13,620। इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे उन्हें लगता है अबाउट 15% का रिटर्न्स इस स्टॉक से आ सकता है। देखिए ब्रोकरेजेस का जो भी ये टारगेट्स आता है, लाइक सेंसेक्स का टारगेट कल मैंने आपको बताया था, इनका मॉर्गन स्टैनले का जो स्टॉक्स का, तो ये टारगेट जनरली 1 ईयर का ही होता है, ठीक है ना, कि 1 ईयर में इस तरह का परफॉर्मेंस, जैसे सेंसेक्स का 1 ईयर का टारगेट था दिसंबर लास्ट तक, उसी तरह जो स्टॉक्स का भी टारगेट है ना, ये सब 1 साल का ही टारगेट होता है इनका, ठीक है। तो ऑफकोर्स देखिए कुछ स्टॉक्स का तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न लग रहा होगा कि इन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये उनका बोलना है, इन्होंने कुछ स्टडी किया, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लिया, ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है, कोई भी अगर बोल रहा है तो उसके बेसिस पे हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने जाना, ठीक है, अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है, हम खुद का रिसर्च करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं वहाँ पे ये स्टॉक फिट बैठता है कि नहीं, हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वहाँ पे ये फिट बैठता है कि नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में फिट बैठता है नहीं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, दूसरों का सुनकर बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करें। ऑफ कोर्स इसमें से अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक है जिसको लेकर आप बोले सकें नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो कमेंट में आप मेंशन करें। आने वाले मार्केट अपडेट वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा उस स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोस में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।